Good morning, guys. Welcome to our channel. In this video, we shall discuss our weekly current affairs. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट रहे हैं। संडे के संडे हम लोग आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ country by country CBC report. Now CBC report is something which is related to base erosion and profit shifting, BEPS. BEPS के अंदर एक्शन 13 एक रिपोर्ट आई है। पहली चीज तो ये हमें समझना जरूरी होगा कि क्वेश्चन जो आएगा रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादातर जो सवाल यूपीएससी पूछती है इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो OECD की रिपोर्ट है BEPS. That is something that we need to understand, and CBC is associated with base erosion and profit shifting. That is first thing. Now, country by country report basically है क्या? Now, this report basically provides a template for multinational enterprises. MNCs के लिए एक template devise करता है to report annually and for each tax jurisdiction in which they do business, the information set out therein. Now, जहां जहां जो भी एक एंटिटी है, मान लीजिए कंपनी ए है और उसकी एंटिटीज बी सी डी, ऐसे बी सी और डी कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों में काम करते हैं। तो हर एक देश के अंदर ये बी सी डी कंपनीज कितना काम करती हैं, क्या क्या करती हैं, किस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, व्हाटएवर द फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स आर, एंड वो किस कंपनी को बिलोंग करती हैं, किस कंपनी के एंटिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज हैं, ये सारी की सारी उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो दर्ज होंगी। Now, a country by country report contains aggregated country by country information relating to the global allocation of income. इनकम कहां पे एलोकेट हो रही है? मान लीजिए बी कंपनी है तो बी कंपनी की इनकम किस तरीके से आ रही है, सी की कैसे आ रही है, डी की कैसे आ रही है, एंड ओवरऑल ए की कैसे आ रही है। Those incomes will ultimately tend amount to the taxes paid and certain other indicators of multinational companies. तो ये सारी की सारी चीजें जो है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट में होगी। इट विल आल्सो कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज, फॉर एग्जांपल ए की बी सी डी जितनी भी कंपनीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज हैं ऑफ दिस मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन। मान लीजिए भारत के अंदर एक्स कंपनी जो कि यूएस में इनलिस्टेड है या यूएस की एक कंपनी है, वहां पे जो है वो रजिस्टर्ड है और उसकी यहाँ पे तीन कंपनीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं भारत के अंदर, वहां यहाँ पे तीन कंपनीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो उस केस के अंदर इन तीनों कंपनीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उनकी इनकम जनरेटेड, टैक्सेस पेड, एंड वो किस कंपनी को बिलोंग करती है, कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में उसकी दूसरी कंपनीज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स कंपनी की, यहाँ तो बीसीडी चलिए मान लिया कि हो गया, उनकी कंपनीज भारत के अंदर काम करती हैं। अगर चाइना में उसी एक्स कंपनी की कोई और कंपनी है जो काम करती है, वहां पे उसकी कितनी इनकम जनरेट होती है, कितने टैक्सेस पे करती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस सीबीसी रिपोर्ट में से निकल के आएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको हमने ध्यान में रखना है जब भी टैक्स डिस्प्यूट्स की बात होगी, जब भी टैक्स डिस्प्यूट्स की बात होगी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर, तो हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है। दिस हैज टू बी यूज्ड इन योर एसेज, एसेज में यूज होगा ये फैक्ट, मेंस के अंदर एंड GS3 में यूज हो सकता है, और प्रीलिम्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अंदर जो सवाल आ सकता है वो सीधे तौर पे इस रिपोर्ट के ऊपर आ सकता है, इस रिपोर्ट के ऊपर आ सकता है, OECD के ऊपर आ सकता है, एंड आ सकता है कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। Agreement for exchange of CBC reports along with bilateral competent authority agreement will enable the countries to automatically exchange the CBC reports filed by the parent entities of multinational enterprises in the respective jurisdiction with effect from January 1, 2016। ये 2019-20 का नहीं है, लेकिन 2016 से न्यूज में है। UPSC has been hellbound on asking these kinds of questions, जो आज तो न्यूज में आए हैं लेकिन उनका ओरिजिन जो है आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। इट वुड ऑल्सो ऑब्विएट द नीड फॉर इंडियन सब्सिडरी कंपनीज ऑफ यूएस MNCs। तो यूएस की जो MNCs की जो यहाँ पे भारत के अंदर सब्सिडरी कंपनीज हैं, उनको लोकल फाइलिंग ऑफ CBC रिपोर्ट्स जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इट विल रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। तो अगर इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है तो इस स्टेटमेंट का आपने खास ख्याल रखना है, दैट इट विल हेल्प यू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। मूविंग फर्दर, एक अभी रिसेंटली एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने कुछ स्लीव ऑफ मेजर्स जो है अनाउंस किए हैं। आरबीआई की जो अनाउंसमेंट थी, मेजर अनाउंसमेंट पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन,
उसके अंदर एक टर्म थी जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब जो है बार बार यूज कर रहे थे, एंड दैट इज टीएलटीआरओ। टीएलटीआरओ टीएलटीआरओ इस तरीके से फास्ट फास्ट बोल रहे थे। अगर आपने वो स्पीच सुनी थी, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, दैट इज टीएलटीआरओ। टीएलटीआरओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, इसकी वजह से कुछ ऐसी बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स जो है वो न्यूज में आ गई हैं, जिसकी वजह से सवाल जो है बन सकता है। LTRO basically is long term refinancing operations. Long term refinancing operations. This is not the first time कि RBI ने इसे किया है पहली बार। RBI ने इसे पहली बार नहीं किया है। It is seen कि ये पहले ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में, कह लीजिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसको करता रहा है। अब ये LTRO, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस ऑपरेशंस, होते क्या है, इससे फायदा क्या होता है? देखिए, बैंक्स जो हैं दे कैन बोरो 1 to 3 ईयर फंड, 1 से 3 साल के लिए पैसा ले सकते हैं आरबीआई से एट रेपो रेट। रेपो रेट के ऊपर 1 से 3 साल के लिए आरबीआई से अगर बैंक पैसा ले ले, एंड उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है विद सिमिलर और हायर टेन्योर, जो कि या तो 1 से 3 साल की हो या 5 साल, 7 साल, 9 साल की भी हो सकती हैं, 5, 7, 9 साल की भी हो सकती हैं, एज कोलैटरल। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है रेपो रेट के बेसिस पे अगर आप कोलैटरल पे देते हैं आरबीआई को, तो आरबीआई आपको 1 से 3 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कह लीजिए कि लोन प्रोवाइड कर सकता है। एज बैंक्स प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीजेस, बिकॉज जब ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स के पास थी, मार्केट में थी, वो अब आरबीआई के पास जानी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल शिफ्ट टुवर्ड्स आरबीआई, आरबीआई के पास आ जाएंगी जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई जो है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन दैट डिक्रीजेस, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो उनकी यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट कह लीजिए या जो इंटरेस्ट का खर्चा आना था, उसमें खर्चा कम आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। फाइन, इट इज कॉल्ड टारगेटेड LTROs इन प्रेजेंट डे। रीजन बीइंग, आरबीआई वांट्स कि बैंक्स जो हैं which are opting for funds under this option to be specifically invested in the investment grade corporate bonds. इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आरबीआई चाहता है कि ये पैसा आगे इन्वेस्ट हो, एंड दैट इज व्हाई इसको टारगेटेड एलटीआरओ बोला जाता है। मतलब जब बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि सिमिलर या हायर टेन्योर की हैं, उनको आरबीआई को रेपो रेट पे देता है और आरबीआई से उसके बदले में 1 से 3 साल के लिए पैसे लेता है, तो वो 1 से 3 साल के लिए जो पैसे लिए हैं उसे आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। LTROs provide banks with access टू चीपर कैपिटल फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि रेपो रेट के बेसिस पे मिल जाएगा, सस्ते दर पे मिल जाएगा। दिस इन टर्न, एंड ऑब्वियसली बात, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो एज इट इज बैठी पड़ी हैं, तो वो आरबीआई जो है वो ये सोचता है कि उसको मोनेटाइज किया जाना चाहिए। नाउ in turn this will encourage them to lend more and spur economic activity as well। तो इससे क्या होगा कि बैंक्स जो है इसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। वो पैसा जब इन्वेस्ट होगा तो आगे जाके जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है उस पैसे को यूज करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है बढ़ावा दे सकती हैं। दिस हेल्प्स बैंक्स गेट फंड्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म ऑफ अप टू 28 डेज। 28 दिन का अगर हम शॉर्ट टर्म मानते हैं, तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको 1 से 3 साल के लिए जो है फंड्स मिल सकते हैं बैंक्स को। लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई थ्रू अदर टूल्स सच एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LAF एंड MSF। तो LAF और MSF के तहत जो आप 28 दिन के लिए, मिनिमम कह लीजिए 28 डेज के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म फंड्स जो है लेते थे आरबीआई से, अब आरबीआई आपको 1 से 3 साल के अंदर अंदर जो है वो के लिए जो है पैसा दे सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम LAF और MSF के बीच में एक डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट जो है आप लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट,
एंड वो छोटा सा इतू सा प्यारा सा जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि हम इसी तरीके का जब भी कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। चलिए, नाउ banks can also do is they can invest in these long term funds in assets that yield better return to improve profitability। तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स को एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बेटर रिटर्न्स देगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देगा। तो एक तो ये चीज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। भारत के अंदर ये इसको रेपो ऑपरेशंस बोला गया। और भारत की जगह अगर हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो वहां पे इसे बोला जाता था लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस। फर्स्ट टाइम जो है 2008 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2008 के क्राइसिस के बाद कह लीजिए इसे इशू किया था। What prompted RBI to introduce it in India? जरूरत क्या थी? अब कोविड-19 के चलते ना बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था कि लार्ज सेल ऑफ्स इन डोमेस्टिक इक्विटी, बॉन्ड एंड फॉरेक्स मार्केट्स देखा जा रहा था। एंड सारा का सारा पैसा जो है सेंसेक्स से बाहर जा रहा था एंड सेंसेक्स में गिरावट देखी जा रही थी। जो पिछले काफी समय से आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिक गिरावट थी वो देखी जा रही थी। दिस माइट लीड टू अ सर्ज इन लिक्विडिटी प्रीमिया ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विडिफाई करने के लिए जो एक सोच हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट, एंटायर मार्केट सेंटिमेंट, particularly if we talk about corporate bonds, commercial papers and debentures, it became difficult for these instruments to access working capital। तो इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा आने की कमी हो गई थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वो जो है उसमें स्लंप आ सकता था। कारण क्या है? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जहां से आपकी इन्वेस्टमेंट आगे वर्किंग कैपिटल में होती है, जहां से आपको कॉर्पोरेट्स को जो है पैसा मिलना शुरू होता है जो कि वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू काउंटर द इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रेशर ऑन कैश फ्लोज, आरबीआई ने डिसाइड किया दैट द कंडक्ट ऑफ ऑक्शंस ऑफ टारगेटेड टर्म रेपोज ऑफ अप टू 3 इयर्स, यही ऑक्शन जो हमने अभी बात की, ऑफ अप टू 3 इयर्स टेन्योर, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहां URE, ऑफ अप्रोप्रिएट साइजेस फॉर अमाउंट ऑफ अप टू 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए तक का फ्लोटिंग रेट लिंक्ड टू पॉलिसी रेपो रेट। जितना पॉलिसी का रेपो रेट होगा उसी हिसाब से जो रेट है वो फ्लोट करता रहेगा। रेपो रेट 10% है तो 10% हो जाएगा, रेपो रेट 5% है तो 5% हो जाएगा। तो फ्लोटिंग रेट के ऊपर ना, वॉट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम डिलीवरिंग हियर, जितने भी पॉइंट फॉर्म में आपको चीजें बता रहा हूं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है एंड सीधे एमसीक्यूज में ABCD ऑप्शन वाला जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। मेक श्योर आप इन सारी चीजों को ध्यान से नोट कर लें। अब क्या बैंक्स के ऊपर जबरदस्ती है कि वो इस पैसे को यूज करें? जबरदस्ती है पार्शियल सेंस में। ये देखते हैं क्या। If a bank fails to deploy these funds within the specified time frame, जो time frame बैंक को RBI ने बोला है, तो उसके ऊपर अगर RBI से बैंक कोई भी और फंड लेगा, the interest rate on the undeployed funds will increase to the prevailing policy repo rate plus 200 basis points। 200 basis points ऊपर हो जाएगा रेपो रेट से। मतलब मान लीजिए अगर रेपो रेट 10% है तो अब पैसा जो है वो 12% पे आपके पास पड़ा है, तो उसको आप डेफिनेटली अगर यूज करेंगे तो उसमें से यील्ड आएगी और आपको सस्ता भी पड़ेगा। फॉर ऑल द नंबर ऑफ डेज पर डे, आपको हर एक एक्स्ट्रा दिन फॉर सच फंड्स रिमेन अनडिप्लॉयड, जब तक आप उन पैसे को डिप्लॉय नहीं करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको 10 की बजाय 12% का ब्याज पड़ता रहेगा। दिस इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट will have to be paid along with regular interest at the time of maturity। रेगुलर इंटरेस्ट के साथ ही आपको ये इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। नाउ अभी रिसेंटली लाइव मिंट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था, लाइव मिंट के ऊपर। आई वाज रीडिंग दैट आर्टिकल व्हिच टोल्ड मी दैट अगर आरबीआई ने चाहना था कि वो बैंक्स जो हैं वो इस तरीके के फंड्स को यूटिलाइज करें, तो एक तो ये हो गया कि आप रिप्रेसिव मेजर यूज कर रहे हैं कि अगर वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, अनडिप्लॉयड रखते हैं इन फंड्स को लेने के बाद, तो आप उनसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट टू अ बैंक? बैंक को क्या बेनिफिट है कि वो पैसा आरबीआई से एट द फर्स्ट हैंड ले भी, फर्स्ट हैंड खरीद, कह लीजिए कि रेपो रेट के ऊपर वो बैंक
आरबीआई से पैसा उठाए भी, ये भी क्या गारंटी है, क्या फायदा होगा बैंक को। सो इसके ऊपर आरबीआई को उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। दैट हैज नॉट बीन थॉट ऑफ, but otherwise a very positive approach, very strong and robust approach. Moving on to the next topic, Google subsidiary Verily. Now Google की एक subsidiary है Verily, वो रिसेंटली न्यूज में थी। अब इसके ऊपर सीधे तौर पे सवाल आ सकता है, Verily पूछ लेंगे कि क्या है। इट इज एन एमएनसी, एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर, ऐसा बोल देंगे। और बाकी और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिप्लॉयड है। अभी रिसेंटली वेरीली वाज इन न्यूज, इट इज हेल्पिंग द यूएस गवर्नमेंट, दिस कंपनी इज हेल्पिंग द यूएस गवर्नमेंट टू डेवलप अ वेबसाइट टू डिटरमिन वेदर अ टेस्ट इज वारंटेड फॉर एनी इंडिविजुअल एंड टू फैसिलिटेट टेस्टिंग एट अ नियर बाय कन्वीनियंट लोकेशन। तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू गूगल दिस स्टफ, फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोलते हैं गूगल पे, हेलो गूगल टेल मी द रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो वो रेस्टोरेंट्स नियर मी आप जब सर्च करते हैं, या पेट्रोल पंप्स नियर मी सर्च करते हैं, तो आपको लोकेशंस आ जाती हैं। Now Verily is working with the US government on similar note, जिसमें वो ये देखेगी, पहले चीज तो ये कि whether or not test is warranted, मतलब टेस्ट करना चाहिए कोविड-19 के लिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो ये बताएगी कि आसपास कन्वीनियंट लोकेशन के ऊपर आपको कहीं टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है या नहीं। नाउ ये जो एंटायर प्रोजेक्ट है जो यूएस गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेरिलीज प्रोजेक्ट बेसलाइन। तो वेरिली के ऊपर सवाल आ सकता है। दूसरा, प्रोजेक्ट बेसलाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई से कि ये लेवल 1 का सवाल है। कारण क्या है कि लेवल 1 के अंदर दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच वुड बी tantamounted as easy 2 marks ever gained, easy 2 marks ever gained। नाउ इसमें आपको एक चीज समझना है, व्हाट इज द गोल ऑफ वेरिली। ये 2017 में प्रोजेक्ट बेसलाइन शुरू हुआ था। एंड देखिए, इसी तरीके से जो पुराने इश्यूज जो उठ के आते हैं वापस से जो न्यूज में आते हैं, उसी में से सवाल पूछती है यूपीएससी। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिसर्च एंड केयर। देखिए, व्हेनेवर आई से कि यूपीएससी सवाल पूछती है, तो जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज का ख्याल रखें कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के अंदर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। दैट इज व्हाई आई स्पीक ऑफ यूपीएससी, जिसमें ओवर एनकम्पासिंग चीजें इंक्लूडेड होती हैं। नाउ वेरिली के बारे में बात करें तो ये पेरेंट कंपनी जो गूगल की है, विच इज अल्फाबेट, उसी की सब्सिडरी है। एंड इट इज फोकस्ड ऑन लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर। 2015 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी टू मेक वर्ल्ड्स हेल्थ डेटा यूजफुल सो दैट पीपल एंजॉय हेल्थियर लाइव्स। It develops tools and devices to collect, organize, and activate health data, and creates interventions to prevent and manage diseases. So this is a bit of information. ये trivia है, लेकिन जो ऊपर का aspect है, ये सारा aspect, all of this is potential question data. Now moving on to the next topic, Chaitra Jatra Festival. Now Chaitra Jatra Festival is one festival which is conducted in the month of Hindu month of Chaitra ड्यूरिंग ट्यूजडेज को होता है। ओडिशा का एक खास फेस्टिवल है। ओडिशा में तारा तारिणी हिल श्राइन है, शाक्त ट्रेडिशन की, शक्तिज्म की ट्रेडिशन की एक श्राइन है इन ओडिशा। नाउ रिसेंटली चैत्र जात्रा फेस्टिवल हैज बीन कैंसल्ड, तो इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ओडिशा का एक फेमस फेस्टिवल है चैत्र जात्रा फेस्टिवल। सीधे तौर पे इसमें स्टेट कहां, किस स्टेट का ये फेस्टिवल है ये पूछा जा सकता है। एंड देन किस श्राइन से एसोसिएटेड है, तारा तारिणी हिल श्राइन से एसोसिएटेड है। एंड देन तारा तारिणी हिल श्राइन जो है वो कहां प्रेजेंट है, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ऋषिकुल्य एंड इज अ मेजर सेंटर ऑफ शक्ति वर्शिप इन ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है, पहली चीज तो ये, आफ्टर गहिर माथा इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ऋषिकुल्य रिवर माउथ in Ganjam district has emerged as second largest nesting site for olive ridley turtles। तो एक ये trivia information which is related to this information ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट तारा तारिणी हिल श्राइन के ऊपर ही नाम है INSV तारिणी, which was named after तारा तारिणी हिल श्राइन। ये इंडियन नेवी की एक सेल बोट है that had all women crew था इस सेल बोट का, जिसने पूरी की पूरी धरती को सर्कम नेविगेट किया था। This is a very important fact। चलिए moving on to the next topic, ग्रीन को रेटिंग सिस्टम। Now ग्रीन को रेटिंग सिस्टम किसने डिवाइस किया है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड this has been devised to acknowledged and has been acknowledged in India's
acknowledged in India's INDC. भारत ने जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर, पेरिस क्लाइमेट डील ऑफ 2015 के अंदर जो अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था UNFCCC को 2015 के अंदर, उसमें ग्रीन को रेटिंग एजेंसी जो है वो सिस्टम जो है इंक्लूड किया था. व्हाट इज ग्रीन को रेटिंग सिस्टम? It assesses the firms on their environmental performance and thus aligns them to national priorities towards environment such as energy efficiency, water conservation, renewable energy, waste management, etc. तो कोई भी फर्म अगर भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है तो ग्रीन को रेटिंग सिस्टम जो है उसको रेटिंग प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. It is being used as a proactive voluntary action over Indian industry, private sector towards combating climate change. So this is why this is important. इसके ऊपर यहां से ही सवाल आने वाला है और अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा. चलिए, it is also aimed at promoting sustainable models as well. तो सस्टेनेबल मॉडल्स में भी ग्रीन को रेटिंग का रोल रहेगा. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर मान के चलिए यूपीएससी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से सवाल पूछ सकती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है. Now, recently, Ministry of Home Affairs decided to treat COVID-19 as a notified disaster under Disaster Management Act. Disaster Management Act के तहत 2005 के इस एक्ट के तहत भारत ने COVID-19 को notified disaster मान लिया है, and for the purpose of providing assistance under State Disaster Response Fund. अब notified अगर disaster होगा तो उससे क्या फायदा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में करेगी एंड उससे states can utilize these funds to tackle this pandemic. Now, composition क्या होती है SDRF की? Central government जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट will contribute 75% towards SDRF. Allocation for general category states, for example, अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स के अंदर 75% कंट्रीब्यूशन सेंटर का होता है और यूटीज में भी, and over 90% for special category states UTs, for example सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए बाकी के, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो इन स्टेट्स में 90% है, बाकी स्टेट्स में, नॉर्मल स्टेट्स में 75% है. फॉर SDRF the center releases funds in 2 equal installments as per the recommendation of Finance Commission. फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सेंटर रिलीज करता है SDRF के लिए फंड्स. नाउ, दूसरी चीज क्या है इसमें? सपोर्ट NDRF की भी रहती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की. इट सप्लीमेंट्स द SDRF ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ अ डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर, प्रोवाइडेड एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल विद SDRF. SDRF की जेब में पैसा नहीं है तो NDRF जो है पैसा जो है कंट्रीब्यूट कर देगा. डिजास्टर्स कवर्ड अंडर SDRF इंक्लूड साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, सुनामीज, हेलस्टॉर्म्स. ये सारी चीजें अपने को पता है, एवलांचेस. नाउ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां हाईलाइट की है, दैट इज पेस्ट अटैक्स. यूपीएससी जो है इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, साइक्लोन्स, सुनामीज, हेलस्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स एंड पेस्ट अटैक्स. इनमें से कौन कौन से डिजास्टर्स जो हैं SDRF के लिए इंक्लूडेड हैं. दैट इज व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस. इस फैक्ट को थोड़ा आपने अलग से ध्यान में रखना है. अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, उसको चेयर करता है चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करता है, दैट इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, एंड ही इज ऑथराइज्ड along with the state executive committee to decide on all matters relating to financing of relief expenditure from SDRF. चलिए, मूविंग फर्दर, थोड़ा सा SDRF के फीचर समझ लेते हैं जिसके ऊपर सवाल आ सकता है. दिस पार्ट ऑफ द स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. SDRF जो है पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है अंडर रिजर्व फंड. रिजर्व फंड के अंदर पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है. द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू SDRF is treated as grant in aid. अगर सरकार की तरफ से SDRF को भी कोई भी पैसा दिया जाता है तो वो ग्रांट इन एड होती है. ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ये पूछ लेगी, वो कहेगी कि ग्रांट इन एड है या वेज एंड मींस एडवांसेस है वगैरह वगैरह. तो ग्रांट इन एड है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है. नाउ, द एग्रीगेट साइज ऑफ SDRF फॉर ईच स्टेट ईच ईयर, हर साल हर स्टेट के लिए, इट इज एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है जी, तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना साइज रहेगा. स्टेट गवर्नमेंट हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस. स्टेट गवर्नमेंट को हाफ ईयरली बेसिस पे जो फंड्स होते हैं SDRF के अंदर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एट द रेट एप्लीकेबल टू द ओवरड्राफ्ट्स.
ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट लगता है वही इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली बेसिस पे आपको एसडीआरएफ के फंड्स पे देना पड़ता है। द फाइनेंसिंग ऑफ रिलीफ मेजर्स आउट ऑफ एसडीआरएफ आर डिसाइडेड बाय स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया। नाउ दिस इज अ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये एक कह लीजिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 20 के तहत दी गई है। यहीं पे सवाल पूछ लेगी यूपीएससी और हम सोचेंगे कि कहां से पूछा है। मैंने आपको बताया था, कहीं आप ये ना बोलना कि सर ने बताया नहीं। नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। SEC is responsible for overall administration of SDRF, obviously. Now, norms regarding the amount to be incurred on each approved item of expenditure, मतलब किस टाइप के डिजास्टर में कितना पैसा देना है, कहां कहां कितना पैसा खर्च करना है, ये फिक्स किया जाता है बाय MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन कॉन्करेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। MHA इन कॉन्करेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये अगर यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि सोली MHA के रीन के अंदर आता है, नहीं आता है, MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सलाह ली जाती है। एनी एक्सेस एक्सपेंडिचर हैज टू बी बोर्न आउट ऑफ बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कोई अगर फालतू एक्सपेंडिचर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने फंड्स में से निकालेगी, सेंटर नहीं निकालेगी। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशंस ऑफ स्टेट के डिजास्टर रिस्पांस फंड्स, ये खास ख्याल रखिएगा। सीएम नहीं है, स्टेट का कोई भी कह लीजिए कि मशीनरी नहीं है एक्सेप्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी और विच इज चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, लेकिन MHA है। MHA इज द नोडल मिनिस्ट्री सॉरी। एंड दूसरी चीज, कैग की ऑडिट जो है वो माननीय है। कैग जो है ऑडिट करेगा एसडीआरएफ को एवरी ईयर, हर साल ऑडिट होगा एसडीआरएफ का बाय कैग, तो इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज हर्ड कम्युनिटी। नाउ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? अभी रिसेंटली यूके में चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने बोला है कि अगर a degree of herd immunity is achieved, it will help the UK population as COVID-19 spreads. अब ये क्या है? इसका जो कह लीजिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ज्यादा इसके अंदर हमने नहीं जाना है। When a large number of people are vaccinated against a disease, this lowers the chances of others being infected by it. अब जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो है वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे, वैक्सीनेट कर देंगे अगेंस्ट अ डिजीज इंक्लूडिंग कोविड-19, तो उससे बाकियों के चांसेस कम हो जाएंगे कि वो इन्फेक्ट हो। कारण क्या है कि ज्यादातर कैरियर जो हैं वो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में आ जाएंगे, एंड अगर वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो कैरियर्स नहीं होंगे, एंड इस वजह से जो बच भी जाते हैं तो उनके भी चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अब कारण क्या है, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 70 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। अब जो बचे हुए 30 लोग हैं उसमें से सारे के सारे थोड़ी क्या कहते हैं कि कोविड-19 से ग्रस्त होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो 30 में से मान लीजिए 10 लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो अब ये 10 लोग अगर कह लीजिए कोविड-19 इन्फेक्शन फैलाते भी हैं तो हद से 30 लोगों को फैलाएंगे। 70 लोग तो ऑलरेडी बच गए। एंड दूसरी चीज ये कि जब ये 30 लोगों को फैलाएंगे भी तो ये 70 लोगों का इंपैक्ट इन पे नहीं पड़ेगा, तो बाकी बचे हुए 30 लोग भी जो हैं वो धीरे धीरे क्योर हो जाएंगे, बिकॉज वायरस को अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए कैरियर बॉडीज नहीं मिलनी शुरू होंगी। तो इस वजह से दिस इज हाउ यूके का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है वो ये सलाह दे रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। चलिए, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और डिटेल में हमने नहीं जाना है। पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप हमारी प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। All this fact can be available to you. Now, moving further, the next topic, World Happiness Report recently was released. World Happiness Report is released by, पहली चीज तो ये रिपोर्ट्स में हमेशा कौन रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, Sustainable Development Solutions Network, and it is for the United Nations by the UNGA, United Nations General Assembly के अंडर आता है। Now, it is a landmark survey of state of global happiness and it ranks 156 countries. 156 कंट्रीज में आप हैरान नहीं होंगे, कारण क्या है कि भारत में बहुत खुशहाली है, तो इस वजह से भारत का जो रैंक है, दिस इज सार्केज्म अगर नहीं समझ आया तो, नाउ इंडिया का रैंक जो है 144th है। दिस इज अ ग्रिम सिचुएशन, बहुत डाउनफॉल है, एंड इसमें थोड़ा बेहतरीन तरीके से हमें आयुष मिनिस्ट्री को इंक्लूड करके पर्टिकुलरली भारत के अंदर थोड़ा खुशहाली को बढ़ाना चाहिए। नाउ 2020 की जो रिपोर्ट है, इट इज द 8th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट।
8वीं है, 8th. This fact is also important. It is for the first time it ranks cities around the world by their subjective well-being and digs more deeply into how social, urban and natural environments combine to our happiness. तो ये पहली बार है कि शहरों को इंक्लूड किया गया है. That is why this report has become important. नहीं तो अदरवाइज ये एसएससी एंड उससे ऊपर तक चाहिए जितने भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता था, बट यूपीएससी वुड हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन. अब अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसको इंक्लूड करके पूछा जाना चाहिए. मैं अगर एग्जाम सेट करूंगा तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा. फिनलैंड ऑब्वियसली इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट नेशन, तीसरी बार फिर से. एंड बाकी के जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं वो टॉप 10 में आती हैं. स्विट्जरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सारे स्टेट्स हैं टॉप 10 में आते हैं. इंडिया का रैंक 144th है, इसको सुधार करना चाहिए. चलिए मूविंग फर्दर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. नाउ दिस इज अ वेरी, इट सीम्स अ वेरी बोरिंग टॉपिक, इट सीम्स अ वेरी बोरिंग टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कारण क्या है कि इसके बारे में कुछ एक ऐसी जानकारी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, वो इस पूरे स्लाइड के अंदर जो है कवर होगी. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो भारत के अंदर. अब हाँ, ये चीज देखिए, पहली चीज ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत इसको फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसके लिए एस्टैब्लिश किया गया था. इट इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया. नाउ BIS is working to incorporate maximum permissible limit of uranium. यूरेनियम की maximum permissible limit जो है in all drinking water standards उसकी तरफ काम कर रहा है एंड उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहा है 0.03 मिलीग्राम्स पर लीटर पर. दिस इज एज पर WHO स्टैंडर्ड्स, WHO की जो प्रोविजनल गाइडलाइंस है उसके तहत यही चीज बोली गई. एलिवेटेड यूरेनियम लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर में बी एसोसिएटेड विद किडनी टॉक्सिसिटी. तो किडनी फेलियर्स कह लीजिए या किडनी टॉक्सिसिटी कह लीजिए, वो यूरेनियम से एसोसिएट की जाती है. पहले देख लेते हैं यूरेनियम क्या है एंड थोड़ा BIS के बारे में और जानकारी लेंगे अगली स्लाइड के अंदर. तो आप जब PTO करेंगे प्लीज टर्न ओवर, तो तब आपको वो दिख जाएगा. नाउ यूरेनियम की बात अगर हम करें, यूरेनियम इज अ वीकली रेडियो एक्टिव. तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. दिस इज जनरल साइंस क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखिएगा. एंड इसकी हाफ लाइफ जो है, इट हैज अ लॉन्ग फिजिकल हाफ लाइफ which is about 4.5 billion years for uranium 238. इस चीज का हमने ख्याल रखना है. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, the average time it takes for human body to eliminate the half the amount in body is about 15 दिन, 15 days. ठीक है जी. इट इज अ ये दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 दिन ह्यूमन बॉडी में लगते हैं उसको रिमूव करने में, और हाफ लाइफ जो फिजिकल हाफ लाइफ है, इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स, सॉरी 4.468 बिलियन ईयर्स. It is a naturally occurring element, पहली चीज, found in low levels within all rocks, soil and water. In fact, भारत के अंदर यूरेनियम के रिजर्व्स कहां हैं? यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया कहां हैं? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया यूरेनियम इंपोर्ट कहां से करता है, कौन कौन सी कंट्री से करता है, इंपोर्ट कहां से करता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है जी. चलिए, दिस इज द हाईएस्ट नंबर्ड एलिमेंट टू बी फाउंड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर जो है वो इसका है, यूरेनियम का है. एंड इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑन अर्थ ये अवेलेबल है. चलिए, अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पहली चीज तो ये मैंने अभी बताया कि BIS एक्ट 2016 के तहत ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि BIS एग्जिस्टेंस में आई. BIS या उससे रिलेटेड कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है ब्रिटिश रूल के समय, जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो खत्म होने को आ रहा था, कगार पे था. तो उस समय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, IEI जो है, उसने एक पहला ड्राफ्ट बनाया जिसमें बात की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विच वुड टेक अप द टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स. इसी के चलते डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज ने एक मेमोरेंडम इशू किया 1946 के अंदर, जिसके तहत 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो है उसका गठन हो जाता है. ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, 1947 के अंदर जनवरी में. ठीक है जी. जिसके पहले चेयरमैन होते हैं डॉक्टर लाल सी वर्मन. पहले डायरेक्टर होते हैं. ठीक है जी. एंड नाउ
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 1986 में बना और 1987 में ये बॉडी जो है निकलकर सामने आई, which broadened the scope and more powers were given, taking over the staff, assets, liabilities of the ISI. ये ISI पाकिस्तान वाला नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है. नाउ ब्यूरो इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि इट इज एबल टू सू एंड बी सूड विद इन दिस कंट्री. कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 25 मेंबर्स. इसका प्रेसिडेंट होता है यूनियन. सेंटर का हमारा मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वाइस प्रेसिडेंट होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है. नाउ इसी एक्ट को रिवैम्प किया गया था एंड नया एक्ट आया था 2016 के अंदर. तो 2016 में पहली बार नहीं है कि बीआईएस जो है एस्टैब्लिश हुआ था. यही सवाल आएगा 2016 के ऊपर आएगा, 1986 87 को लिंक करते हुए आएगा. तो इन्हीं सारे फैक्ट्स को आपने ध्यान रखना है. चलिए मूविंग फर्दर. टेक फॉर ट्राइबल्स. टेक फॉर ट्राइबल्स जो इनिशिएटिव है, इट इज अ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसकी नोडल एजेंसी जो है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. चलिए देखते हैं ट्राइफेड क्या है एंड व्हाट इज टेक फॉर ट्राइबल्स. नाउ Tech for Tribals program aims to transform 5 crore tribal entrepreneurs by capacity building and imparting entrepreneurship skills. Skill development की बात कर रहा है ट्राइबल यूथ के अंदर, ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स के अंडर who are enrolled in प्रधानमंत्री वन धन योजना. प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है जी. The program will ensure higher success rate of tribal entrepreneurs by enabling and empowering them to run their own businesses with marketable products, ताकि उनको फायदा हो सके. Financially, they can sustain themselves. Under the program, trainees will undergo 30 दिन की ट्रेनिंग चलेगी 6 हफ्तों के लिए, 120 सेशन होंगे. This is not important. This fact is not important. जो important है वो ये है कि ट्राइफेड क्या है. ट्राइफेड it is a tribal cooperative market development Federation of India. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. This came into existence same year 1987 के अंदर existence में आई. It is a national level apex organization and functions under the administrative control of Ministry of Tribal Affairs. Now, TriFed acts as a facilitator and a service provider as well. Facilitator भी है, service provider भी है for tribes to sell their products. Objective क्या है? Socio-economic development of tribal people in the country by way of marketing development, ताकि वो जो produce जो tribal products हैं उनको आप market कर सकें. It empowers the tribal people with knowledge, tool and pool of information. पैसा भी देते हैं कह लीजिए और उनको facilitate भी करते हैं and बहुत सारे initiatives चलाते हैं. TriFed is the nodal agency जो कि tribal welfare का काम करती है भारत के अंदर. It is also involved, यहाँ दिया आएगा, I'm sorry. It is also involved in capacity building of tribal people through sensitization, formation of self-help groups भी बनाते हैं लोग, and imparting training to them for undertaking a particular activity. That is why TriFed is very important. Recently UPSC ने TriFed से related, if I'm not wrong, 2019 के अंदर भी सवाल पूछा था. एक hidden question था, थोड़ा ध्यान रखिएगा. TriFed is a very important topic. What is important is, जो कि अभी तक कहीं सही जगह से सही तरीके से कवर नहीं होता है, that is tribes. तो what we'll do is very soon we'll come up with tribes in news. एक पूरी लिस्ट जो है हम वो कवर करेंगे. ट्राइब्स जो न्यूज में है वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यूपीएससी उसमें से सवाल पूछ सकती है बिकॉज बहुत समय से उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है. इट इज एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, तो हमें ख्याल रखना है. चलिए अब देख लेते हैं ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये क्या है. 2018 में सरकार ने इसको लॉन्च किया था टू इंप्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स. ट्राइबल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए, ट्राइबल इनकम को एनहांस करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. दिस स्कीम एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ माइनर फूड प्रोड्यूसर्स. एमएफपीज में जो इन्वॉल्व हैं वहां पे इस स्कीम को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा. इस स्कीम के अंदर वन धन विकास केंद्र जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे. दैट वुड प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग and setting up of primary processing and value addition facilities. Now इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर टमाटर हैं, अगर छोटे छोटे टमाटर हैं तो टमाटर से सॉस बनाने का काम जो है अगर ट्राइबल्स करते तो वो इसी स्कीम के अंदर हो सकता था. दिस इज हाउ वैल्यू एडिशन इज डन. ट्राइबल्स विल बी ट्रेन्ड ऑन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग. सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्टिंग, कलेक्शन,
प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कैसे करनी चाहिए, इन सब के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी. दे विल ऑल्सो बी अलाउड टू फॉर्म क्लस्टर्स टू एग्रीगेट देयर स्टॉक्स इनटू ट्रेडेबल क्वांटिटी. अब क्या होता है कि एक इंसान के पास मान लीजिए 10 किलो चीज है और सबके पास मान लीजिए 100 ऐसे आदमी हैं, तो इंडिविजुअली तो 10-10 किलो हो गए, लेकिन एक साथ अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे 1000 किलो 1 क्विंटल हो जाता है एंड उसको मार्केट करना ट्रेडेबल हो जाता है, ट्रेडेबल क्वांटिटी वो बन जाती है. नेशनल लेवल जो नोडल डेवलप डिपार्टमेंट है जो इस पूरी स्कीम से रिलेटेड है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. और नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑब्वियसली ट्राइफेड इंडिया. एट स्टेट लेवल, स्टेट नोडल एजेंसीज फॉर एमएफपी schemes and district collectors will work toward it. चलिए, moving further to the next topic which is peatlands. Now environment से related जहां यूपीएससी सवाल पूछती है या कोई भी एग्जामिनेशन में environment से related सवाल आता है, तो जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. अभी रिसेंटली एक ट्रेंड पकड़ा है यूपीएससी ने, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ रही है. नाउ एफएओ जो है उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है यूनाइटेड नेशंस के अंदर which is based on peatlands. Now, peatlands जो है वो basically they are a type of wetland that occur in almost every continent. ऐसा किसी भारत के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा मान के चलिए कि अंटार्कटिका में नहीं, ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका में हो सकते हैं थोड़ा लोअर लेवल पे जहां पे बर्फ है उससे नीचे हो सकते हैं, बट नॉट अदरवाइज. मान के चलिए कि अंटार्कटिका में नहीं है, बट अदरवाइज सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में ये अवेलेबल है एंड दे कवर अबाउट 3%. 1/3 नहीं है, ये 3% है. 3% ऑफ अर्थ सरफेस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. यहां से स्टेटमेंट आ सकती है एक सवाल के अंदर. रिपोर्ट ये कहती है, अब जो रिपोर्ट कहती है वो उस पे भी स्टेटमेंट पे सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा. पीटलैंड्स कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स सॉइल कार्बन. सॉइल कार्बन की अगर हम बात कर दें तो पीटलैंड्स जो है वो 1/3, ऑलमोस्ट 1/3, यहां पे 1/3 है. 1/3 ऑफ वर्ल्ड सॉइल कार्बन जो है वो उनके पास है, उनमें स्टोर्ड है. एंड ऐसा माना जाता है they can release it to emit greenhouse gases. They have potential to release up to 1 gigaton of carbon in the atmosphere. तो इस वजह से peatlands जो है they can be potential greenhouse gas sources. Now peatlands are formed due to accumulation of decomposed plant remains. जहां पे plant remains decomposed form में जो है accumulate होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे peatlands बनते हैं. They remain accumulated over a thousands of year का period ड्यू टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग की वजह से जब अगर वो बहुत समय तक सस्टेन्ड रहे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक, तो वो पीटलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पीटलैंड्स की बात की जाए अगर, तो दे अकर इन मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड दे आर डोमिनेटेड बाय मॉसेस इन द एंटार्क्टिक रीजन्स. तो एंटार्क्टिक्स में मॉसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज में मैंग्रोव फॉरेस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. Again, this is one statement जो कि यूपीएससी पूछ सकती है. They are critical for conserving global biodiversity and large terrestrial carbon store भी हैं. तो अगर आप vulnerable कर देंगे, if you make them vulnerable to climate change, तो वहां से ग्रीन हाउस गैस emissions एक्स्ट्रा होनी शुरू हो जाएंगी एंड एक्सपोनेंशियली आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट बढ़ सकता है. अदरवाइज राइट नाउ दे आर सेफ क्योंकि वो कार्बन स्टोर है. They are storing a lot of carbon and अगर वो कार्बन रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है. चलिए, मूविंग फर्दर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ यूके हैज बीन कंफर्म्ड टू बी द फर्स्ट को-चेयर टू इंडिया. भारत के साथ यूके जो है चेयर करेगा, रिसेंटली चेयर करेगा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI को. व्हाट इज CDRI? प्रधानमंत्री ने this information को अनाउंस किया था. फॉर्मेशन ऑफ CDRI was announced at United Nation Climate Action Summit. United Nation Climate Action Summit of 2019 न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 2019 सितंबर में. उस समय इसको अनाउंस किया था. अभी रिसेंटली ये बताया कि यूके और इंडिया दोनों इसको मिलकर को-चेयर करेंगे. पर्पस क्या है इसका? It aims to enable the achievement of objectives of expanding the universal access to basic services, enabling prosperity as enshrined in sustainable development goals. Sustainable development goals से related है. तो देखिए, यूपीएससी जब भी कोई स्टेटमेंट देती है तो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में देती है. तो अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहे कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल,
आई वुड गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर यूपीएससी एसडीजीज लिख देगी तो बाकी की स्टेटमेंट गलत नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। इंटरसेक्शन, while also working at the intersection of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and Paris Climate Agreement। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी और सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए भी, और उसके अलावा आपका पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट भी इंक्लूड होगा। एंड इसी तरीके से आपको याद रखना है, इन तीनों चीजों को कवर करता है सीडीआरआई, ठीक है जी। एंड इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग रेजिलियंस इन इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की तरफ काम किया जाना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, वाटर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। CDRI will uphold the United Nations 2030 एजेंडा 2030, जिसमें बोला गया प्रिंसिपल ऑफ लीविंग नो वन, नो प्लेस एंड नो इकोसिस्टम बिहाइंड, focusing on the most vulnerable regions and populations while enabling inclusive and deliberative processes that recognize national and local efforts as primal। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा 2030 है उसको भी अपहोल्ड करेगा। तो देखिए चार चीजें हो गई जो न्यूज जो है सीडीआरआई से लिंक हो गई। यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2030 हो गया एक, तो जो अभी अभी हमने पढ़ा, और उसके अलावा Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and then Paris Climate Agreement and Sustainable Development Goals। तो इन सारे कीवर्ड्स को हमने याद रखना है। चलिए मूविंग अहेड, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग। नाउ इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI has developed ultra fast laser surface texturing technology। ये टेक्सचरिंग टेक्नोलॉजी क्या है? it can improve the fuel efficiency of IC engines, internal combustion engines की जो भी फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे फायदा करेगा? इट विल हेल्प कंट्रोल फ्रिक्शन एंड वियर। तो जो इंजन जब चलते हैं, जब इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती है, तो उससे जो वियर एंड टियर होता है उसको कम करेगा, एंड उससे फायदा ये होगा कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। नाउ लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग जो है, इट ऑफर्स अ प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ माइक्रो सरफेस टेक्सचर फीचर्स। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक पल्सेटिंग लेजर बीम जो है, इट विल क्रिएट माइक्रो डिंपल्स और ग्रूव्स ऑन द सरफेस मटेरियल इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। और उससे क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, मान लीजिए, जस्ट अ सेकंड, लेट्स जस्ट फाइंड दिस पॉइंटर। हाँ, मान लीजिए कि एक सरफेस है, एंड उस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो सरफेस जो है उसके ऊपर आप लेजर से आप जब बम्बार्डमेंट करते हैं, तो उस लेजर से बम्बार्डमेंट करने से इसके ऊपर कंट्रोल्ड फैशन में ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कह लीजिए, छोटे छोटे डिंपल्स कह लीजिए, क्रिएट हो जाएंगे। इन डिंपल्स के ऊपर कंट्रोल्ड फैशन में होगा सब कुछ, साइज कंट्रोल्ड होगा, शेप कंट्रोल्ड होगी, डेंसिटी कंट्रोल्ड होगी, सब कुछ कंट्रोल्ड होगा। एंड उस डिंपल्स के अंदर कभी भी कोई भी वियर एंड टियर होगा, तो वियर एंड टियर से निकलने वाला जो डेब्री है वो यहां पे आके फंस जाएगा। इट विल अलाउ अस टू ऑपरेट अंडर ड्राई स्लाइडिंग कंडीशंस एंड समटाइम्स प्रोवाइड इफेक्ट्स लाइक एनहांसिंग ऑयल सप्लाई एज वेल। तो वो फायदा कर सकता है एज अ लुब्रिकेंट रिजर्वॉयर एज वेल, which can lower the friction coefficients and may enable reduced wear rate as well। अब एक तो ये हो गया, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है कि लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ऑटोमेशन इंडस्ट्री नहीं, लोग आप कह लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोल देते हैं इसको, ज्यादा सही रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। गाड़ियों वाली इंडस्ट्री, व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री, जिसमें ये काम क्या करेगा? फ्यूल एफिशिएंसी में काम करेगा। किसमें काम करेगा? फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में काम करेगा। ठीक है जी, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नाउ आर्की के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। आर्की क्या है? आर्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 एज एन ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन कैंपस कहां लोकेटेड है? इसका कैंपस लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहीं यूनाइटेड नेशंस का, इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, ये टेक्नोलॉजी भारत की है, इंडिया की है। मैंने जानबूझ के अभी बता रहा हूं आपको, कारण क्या है कि आपको इस तरीके से चीजें याद रह सकती हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इशू है, इसको ध्यान से करिएगा। मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो एनालिसिस का कह लीजिए, करंट अफेयर्स की सीरीज का नोट्स जरूर बनाइएगा। हमारी बाकी सीरीज जो चल रही हैं उनको भी आप फॉलो करते रहिए। हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपको वेडनेसडे को, मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं, वेडनेसडे को आपको एक वीडियो मिल जाएगी ऑन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मंडे को, कल आप जो है हमारी उस सीरीज को लाइव देख सकेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी की, एनसीईआरटीज की। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो पॉलिटी की जो एनसीईआरटीज हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे, वहां से आपको एस्से से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। एंड उसी के साथ आज अभी इस वीडियो को थोड़ा सा विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ, ताकि हमारे इस इनिशिएटिव को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट ऑलरेडी, एंड मेक श्योर कि आप वो इतू सा प्यारा सा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इसी तरीके की, जैसे हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेके आए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली, इफ यू वांट वी शुड कवर अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स के ऊपर हीट करेंगे एंड विल ब्रिंग आउट अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन दैट टॉपिक। प्लीज सजेस्ट अस एज वेल, एंड अपनी सपोर्ट, अपना प्यार जो है उसी तरीके से बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी।